प्रणाम आचार्य जी। मेरा सवाल कल से रिलेटेड है। कल 28 सितंबर है, भगत सिंह का जन्मदिन है। तो कल मैं पिक्चर देख रहा था सर, वीर भगत सिंह के ऊपर, जो उनके जीवन पे आधारित है। तो जब मैं वो मूवी देख रहा था तो बहुत सारी चीज़ें सामने नज़र आई। ज़्यादातर जब उनको देखा तब एक घृणा आई खुद की तरफ कि वो भी 25 साल के थे और मैं भी अभी 25 साल का हूँ। घृणा बढ़ जाएगी, वो 25 के नहीं थे। अगर मूवी में उनका देखा है जब वो अपने सब काम कर रहे थे तो वो 20-21 का देखा होगा। जब अंतिम समय था उनका, अंतिम समय था तो 22-23 के थे। तो उनके जीवन को देखकर सर एक प्रेरणा मिलती है और आंतरिक बल भी मिला, और एक लगा कि मौत हो तो ऐसी हो। मैं भी कुछ ऐसी सार्थक जीवन में लाना चाहता था, लेकिन कहीं ना कहीं मन ये भी दुविधा में रहता है कि लोगों के लिए युद्ध करूँगा, कुछ करूँगा तो मुझे कोई याद रखेगा। आपका जीवन देखता हो तो भारत में आप पुनः वेदांत की स्थापना कर रहे हैं, मेरे लिए आप मॉडर्न शंकराचार्य है सर। तो आपसे ही जुड़ गया, ये काम सही समझ के काम करने लग गया। लेकिन एक फिर भी डर है या सवाल है कि इसमें मैं सिर्फ एक सिपाही तो नहीं, एक सिर्फ प्यादा तो नहीं, तो एक खुद का अस्तित्व जो है ना, ये एक हमेशा डर बनाए रहता है कि मेरा क्या, मेरा क्या और मेरा क्या। पूर्णात पूर्णमुदच्यते का क्या मतलब होता है? पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते का क्या मतलब होता है? जो पूर्ण है वही सिर्फ पूर्ण है। पूर्ण का अवशिष्ट भी पूर्ण होता है, पूर्ण का अवशेष भी पूर्ण होता है। इन्फिनिटी का 100वां हिस्सा भी क्या होता है? अनंत का 100वां हिस्सा भी। तो अनंत के खेल में प्यादा भी खुश। ये अंतर है ना। तुम अपना पूछ रहे हो मेरा क्या, मेरा क्या, मेरा क्या, नाम ले रहे हो भगत सिंह का। भगत सिंह पूछ रहे थे मेरा क्या। जानते हो उनका तर्क क्या था? हक्के बक्के रह जाओगे। फंदा चुनने के पीछे उनका तर्क क्या था? उनको भी माफी मिल सकती थी। अंग्रेज कोई रक्त पिपासु लोग नहीं थे, ठीक है। जितने तरह की सल्तनतें हुई हैं और तानाशाह हुए हैं और जिस तरह का उपनिवेशवाद हुआ है दुनिया में, अगर उसके संदर्भ में देखो तो अंग्रेज एकदम बुरे लोगों में नहीं गिने जाएंगे। उनके पास एक न्याय व्यवस्था थी। उन्होंने ये थोड़ी करा था कि भारतीय क्रांतिकारियों को ऐसे ही देखते ही गोली मार दी है। पहले बाकायदा मुकदमा चलता था, ये होता था। कई बार बरी भी होते थे, कई बार जेल होती थी, फिर कई बार फांसी कुछ हुआ। तो अंग्रेज़ों की ओर से भगत सिंह के सामने ये विकल्प था कि ये शर्तें हैं, मान लीजिए और आप रिहा कर दिए जाएंगे या आपकी सज़ा मामूली कर दी जाएगी। उन्होंने नहीं माना। बताओ क्यों नहीं माना? मैं कह रहा हूँ हैरान रह जाओगे। वो बोले इस वक्त इतना जो मेरा लंबा मुकदमा चला है, उनका ऐसा नहीं था कि हफ्ते में मुकदमा ख़त्म हो गया था, 1 महीने में ख़त्म हो गया था, कई महीनों तक उनका मुकदमा चला था। और जब उनका मुकदमा चला था वो पूरे तरीके से नेशनल मीडिया में छाया हुआ था, अखबारों में। उस समय कोई ये टीवी नहीं होता था, सोशल मीडिया नहीं होता था, पर अखबार होते थे और पत्रिकाएं होती थी, और पूरे तरीके से मीडिया में उनका मुकदमा छाया हुआ था। अंग्रेज़ों ने इतना करा था कि वो प्रेस का मुंह नहीं बंद करते थे कि तुम वही छापोगे जो हम कहेंगे।
तो मीडिया स्वतंत्र था, तो उन्होंने पूरे तरीके से कवरेज दी भगत सिंह को। भगत सिंह बोले मैं यही चाहता हूँ, मेरी बात भारत के एक एक नौजवान तक पहुँचनी चाहिए, जो पढ़ सकते हैं उन तक छपे हुए शब्द से पहुँचे, जो नहीं पढ़ सकते उन तक वार्ताओं से और गोष्ठियों से, संवाद से पहुँचे। तो उन्होंने लंबी प्रक्रिया चली और वो बोले बहुत अच्छा हो रहा है, ये पूरी जो चीज़ है ये भारत के गांव-गांव में पहुंचने दो, आग लगने दो, आग लगने दो, मैं चाह ही रहा हूँ आग लगे। तो ऐसा नहीं था कि उन्होंने बिल्कुल अंधे जोश में वीरगति का चयन कर लिया था, बहुत होश था, बहुत विचार था, बहुत बोध था। और फिर वो क्या कहते हैं, वो बोले इस समय मैं इस देश के सामने एक नायक की तरह खड़ा हो गया हूं और मेरी छवि पर कोई दाग नहीं है। अंग्रेज मुझे नहीं फांसी देंगे, वो इस वक्त देश के नायक को फांसी देंगे और ये बात देश में आग लगा देगी, और वही मैं चाहता हूं, क्रांति। लेकिन अगर मैं जिंदा रह गया तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा जैसा हर इंसान के साथ होता है कि मेरी छवि पर कुछ कहीं से दाग धब्बे लगी जाएंगे, और अगर मेरी छवि पर दाग धब्बे लग गए तो फिर जो आग अभी मैंने लगाई है वो मध्यम पड़ जाएगी। बोले अगर मैं जीऊंगा तो अभी जो मुझे कद मिल गया इस देश में, वो कद और बढ़ेगा नहीं, कम ही होगा, क्योंकि अभी एकदम अनंत ऊंचाई का मुझे कद मिल गया इस देश में। बेहतर है कि यही सही मौका पकड़ करके मैं वीरगति को प्राप्त हो जाऊं। शहीद होने का इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। मेरा जीवन देश के बहुत काम नहीं आएगा, क्योंकि अब अगर जिया तो बात जिस ऊंचाई पर पहुंच चुकी है उससे कुछ नीचे ही आ सकती है, अब और ऊपर नहीं जा सकती बात। बोले मेरा जीवन देश के उतने काम नहीं आएगा, लेकिन मेरी मौत बहुत काम आएगी। ये भगत सिंह है। और यहां आप बैठे हो कह रहे हो मेरा क्या, आप बैठे हो कह रहे हो मेरा क्या। वो अपनी मृत्यु का समय भी, अपनी डेथ की टाइमिंग भी स्ट्रेटेजिकली चुन रहे थे। ये सब क्या है, आपको लग रहा है ये धोखे से हो गया था कि वो बम फोड़ रहे थे, पकड़े गए थे, धुएं वाला बम था, वो कोई नहीं मरा उससे। आपको क्या लगा ये धोखे से हुआ था? ये पूरी योजना से हुआ था, ये पूरी योजना से हुआ था। ऐसे होगा, फिर ये मुझे पकड़ेंगे, फिर मुझे जेल में रखेंगे, फिर मुकदमा चलाएंगे, और इतने में देश भर में आग लग जाएगी। उन्होंने अपनी देह का इस्तेमाल भी अपने काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए किया, बिना ये सोचे कि इसमें मुझे क्या मिल रहा है। बोले मैं किस खेत की मूली हूं, मुझे अपना सोचना क्यों है, मेरे इस सीमित अस्तित्व की कीमत ही कितनी है। ये एक निष्काम कर्मयोगी का वक्तव्य होता है। मैं कहां से बीच में आ गया, जो मेरा ध्येय है वो है महत्वपूर्ण, वो है ऊंची चीज। मैं कौन हूं? मैं कुछ भी नहीं, अकिंचन, मैं कुछ भी नहीं। उस ध्येय के लिए मैं जाऊं, मेरे जैसे 500 चले जाएं, कम है, क्या फर्क पड़ता है। कोई वो पहले से निश्चित करा के गए थे कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, उन्हें पक्का था, आपने दिया था उनको लिख करके वादा कि चलिए कोई बात नहीं, आप विदा भी हो रहे हैं तो भी हम आपको हिंदुस्तान के महानायक की तरह याद रखेंगे। ऐसा उन्हें कुछ था निश्चित? बोले कुछ नहीं, मैं चला जाऊं उसके बाद मेरा क्या होगा, क्या करना है। आज़ादी तो उनके जाने के 20 साल बाद आई है। उन्हें कुछ पता था आगे क्या होने वाला है? कुछ नहीं, इतनी नहीं परवाह करते। ऊंचा जब काम करा जाता है ना, तो उसमें मेरा क्या होगा, मुझे कितना मिलेगा, मुझे लोग याद रखेंगे कि नहीं, ये सब नहीं इतना सोचा जाता।
लेकिन वो दिल की बात होती है। वो तब होता है जब आप जो कर रहे हो उसका महत्व जानते हो, जो कर रहे हो उससे प्रेम हो गया है आपको, आशिक हो गए हो। आशिकी, जैसे जवान लड़कों की आशिकी होती है ना कि फलाने से हो जाए, फलानी, उस समय पर हो जाती थी। 18-20 साल में लड़कों की भी शादी हो जाती थी। तो भगत सिंह के घर वाले भी आए थे लड़की वगैरह लेके कि तू भी कर ले ब्याह। बोले मेरा तो हो गया। आशिकी चाहिए। बोले मेरी दुल्हन आज़ादी है, ऐसी आशिकी चाहिए। तो वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा वो राजनीतिक मुक्ति और सामाजिक स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे, तो उन्होंने कहा आज़ादी मेरी दुल्हन है। आप यहाँ पर ज़्यादा आध्यात्मिक बात कर रहे हो, हालांकि जो हम काम कर रहे हैं उसका निश्चित रूप से एक सामाजिक पक्ष भी है, बहुत सशक्त। तो आप ऐसे कह सकते हो कि मुक्ति मेरी प्रेमिका है। कोई पूछे कि हाँ भाई अपनी बंदी का नाम बता, और तुझे पता ही नहीं था, मुक्ति। वो हैरान रह जाएगा, कहेगा बाकी तो ठीक है, नाम बहुत प्यारा है, पर वो यहाँ कितनों की गर्लफ्रेंड है। जिससे पूछो सबके सब एक ही नाम बताते हैं, मुक्ति। काफी गजब की बंदी होगी। आजादी मेरी दुल्हन है। उसमें थोड़ी देखा जाता है मेरा क्या, मुझे पता है क्या मेरा क्या, किसको पता है। कहीं ना कहीं इनके कथन में एक अभियोग छिपा हुआ है। ये कह रहे हैं कि आप तो बन जाओगे मॉडर्न शंकराचार्य और मैं रह जाऊंगा ऐसे ही। तो आपकी तो ये मूर्ति खड़ी कर देंगे और व्हाट्स इन इट फॉर मी, मेरे लिए क्या है। इतना मत आश्वस्त रहो कि मूर्ति का मतलब बहुत प्यारा ही होता है। अगर ये भी कह रहे हो कि ये जो काम हम कर रहे हैं उसमें मैं आगे हूँ, तो आगे होने का मतलब ये भी होता है कि उधर से जो हमला आएगा वो भी झेलने के लिए मैं आगे हूँ। उधर से गोली आएगी तो भी आगे वाले को ही लगेगी और उसी को निशाना बनाकर मारी जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि आप अगुवाई ये सोच करके करते हो कि मिठाई मिलेगी। तुम्हारी मूर्ति लगवा देते हैं, कल मर जाओ, स्वीकार है। स्वीकार है, बताओ। हम कहते हैं तुमसे तुम्हारी बहुत बड़ी मूर्ति लगवा देंगे, शर्त यह है कि कल अपना तुम आत्मोत्सर्ग कर दो। स्वीकार है क्या? तो बात यहाँ ये नहीं होती कि जगत से कितनी प्रतिष्ठा मिल जाएगी, क्या मिल जाएगा, उसके लिए नहीं काम किया जाता। एक ऐसा प्रेम होता है जो प्राणों से बढ़कर होता है, काम उसके लिए किया जाता है। और उसमें यह भी नहीं आवश्यक है कि प्राण चले ही जाएंगे। बहुत हुए हैं जो 80-80, 90-90 साल पूरी उम्र जी कर गए हैं। क्रांतिकारियों में ही कह रहा हूं। लेकिन वो भी ये नहीं सोच रहे थे कि मरना जरूरी है। भगत सिंह ये नहीं सोच रहे थे कि जीना जरूरी है। ना मरना जरूरी है, ना जीना जरूरी है। जो तुम्हारा लक्ष्य है वो जरूरी है। उस लक्ष्य के लिए अगर मरना पड़ा तो मरेंगे, और अगर जीना पड़ा तो जी के भी दिखाएंगे।
समझ में आ रही है बात? लेकिन इतना पक्का है कि कोई भी ऊंचा काम ये कह के नहीं हो सकता कि मेरा क्या होगा, इसमें मुझे क्या मिलना है। भगत सिंह की शहीदी तो फिर भी आप मना लेते हो। आपको क्या लगता है उस वक्त भी भारत की जो आबादी थी ना 35-40 करोड़ थी भगत सिंह के समय में, आपको क्या लगता है कि क्रांतिकारियों की संख्या कुल उतनी ही रही होगी जितने आपने नाम सुने हैं या जितनों के नाम किताबों में दर्ज हैं? छोड़िए, भगत सिंह तो फिर भी एक तरीके से सौभाग्यशाली थे कि उनकी जो बात थी वो फैली, मीडिया में कवर हुए और उसके बाद भी उनको व्यापक लोकप्रियता मिली, पुस्तकें, लेख वगैरह आए। हजारों में क्रांतिकारी थे जिनका जज्बा भगत सिंह से किसी सूरत में कम नहीं था, पर उनको आप नहीं जानते। उन्होंने गुमनाम ही मृत्यु का वर्ण कर लिया। उनके नाम कहीं होंगे भी तो किसी पुरानी सरकारी फाइल में धूल खा रहे होंगे। समझ में आ रही बात? तो ये सब काम अपनी लोकप्रियता के लिए नहीं करे जाते। फिर बोल रहा हूं, ये काम आशिकी है। जो निछावर हो सकता है वो कर सकता है। मैं अगर आगे हूं तो निछावर करने में आगे हूं, और अगर मैं आगे आगे रहूं और कहूं कि आगे तो मैं हूं पर बेटा कुर्बानी तुम दे दो पीछे वालों, तो धिक्कार की बात है एकदम। अच्छा काम करने से जिंदगी अच्छी कट जाती है। अपने को ये फल, ये परिणाम मिलता है। अगर जानना चाहते हो ना इसमें मेरा क्या, तो ये है इसमें तुम्हारा, जिंदगी अच्छी कट जाएगी। ये है, और ये सबको बोल रहा हूं। कोई पूछे कि बहुत भारी काम कर रहा हूं एकदम निस्वार्थ, इसके लिए उसके लिए फलाने के लिए, अपने लिए नहीं कर रहा हूं, तो इसमें मुझे क्या मिलेगा? तो अगर मुझे बताना ही होगा कि इसमें तुम्हें क्या मिलना है, तो ये मिलेगा क्या? जिंदगी अच्छे से कट जाएगी, एकदम आखिरी दिन तक व्यस्त रहोगे और मौत आ जाएगी। और इससे बड़ी राहत क्या हो सकती है कि जिंदगी के हाथों तड़पने के लिए उपलब्धि नहीं थे। जिंदगी जब भी तड़पाने के लिए आई, हमने क्या बोला? हम काम कर रहे हैं। जिंदगी जब भी आई तड़पाने को, उसने हमको व्यस्त पाया। हमने कहा भी थम जा, जो भी तू ले आई है दुख दर्द हमारे सर पे मारने को, कल आना, अभी टाइम नहीं है, अभी काम कर रहे हैं भाई। और ऐसे ही करते 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 बस एक दिन मौत आ जाए, यही प्रार्थना है। वो वक्त ना मिले जब काम नहीं है और तड़प है। जब तक काम रहेगा तड़प नहीं रहेगी, इतनी सी बात है कुल। समझ में आ रही बात ये? उदाहरण दिया जाता है कि साइकिल जब तक चल रही है तब तक चल रही है, और अगर रुक गई तो धड़ाम से गिरोगे। मैं उससे थोड़ा आगे का देता हूं। भारत तरक्की कर रहा है, स्कूटर है, वो लुढ़क रहा है आगे को, आप बैठे हो, उसमें फ्यूल भी नहीं है। उसका लुढ़कना रुकने मत देना। पहली बात तो अगर रुकेगा तो गिरोगे, और दूसरी बात
एक बार रुक गया तो स्टार्ट नहीं होगा। काम ऐसा ही रहे, चलता रहे, रुकने मत देना। रुकेगा तो बहुत तड़पोगे। यही है तुम्हारे लिए। अगर पूछना चाहते हो कि अच्छा काम करने में, ऊंचा काम करने में मुझे व्यक्तिगत इनाम क्या मिलेगा, तो व्यक्तिगत तौर पर यह मिलता है, जिंदगी बहुत अच्छे से कट जाती है, दुख नहीं झेलने पड़ते, क्योंकि हम दुख झेलने के लिए उपलब्धि नहीं होते, नॉट अवेलेबल। 100 तरह के झंझट और प्रपंच आ रहे हैं, माया आ रही है घेरने के लिए, हमारे पास एक सधा हुआ जवाब है, क्या? नॉट अवेलेबल। ये मिलता है। भगत सिंह गए, पूरा देश रोया था। भगत सिंह खुद रोए थे क्या? क्यों? रोने के लिए थे ही नहीं। मृत्यु से पहले वो जूझे हुए थे अपने काम में, और मृत्यु के बाद अब रोने के लिए है ही नहीं। तो लो, दोनों ही दशाओं में रोए नहीं, तड़पने का कोई मौका नहीं मिलता फिर। समझे? नहीं तो जिंदगी बहुत बहुत बेकार चीज है। जिनके पास कोई सार्थक मकसद नहीं होता जीने के लिए, उनको ये भी नहीं करती कि एक झटके में मार दे, उनको तिल तिल कर रोज रोज मारती है, और 100 साल उनको जिलाती है। 100 साल जिंदा रहोगे, ये सजा होगी तुम्हारी, और रोज घुट घुट के मरोगे। इससे अच्छा ये भगत सिंह जैसे हो जाओ, बिल्कुल जैसे आसमान से उल्का गुजरती है। देखा है कितनी देर को होती है वो, जिसको बोलते हो तारे का टूटना, वो कितनी देर को दिखाई देता है, पर जितनी देर को होता है उतनी देर को बिल्कुल आसमान भी रोशन कर देता है, और सब निगाहें अपनी ओर खींच लेता है, और फिर बस गया गया। बहुत लंबी जिंदगी लो और बेकार जिंदगी, फालतू जी रहे हो। जैसे कभी देखा है, ये जो व्यस्त सड़कों के किनारे ठूंठ खड़े कर दिए जाते हैं, प्रशासन आकर पौधारोपण के नाम पे वहां लगा देता है। अब वहां पे ना उनको पानी है ना मिट्टी है, सिर्फ धूल है और धुआं है। उनका एक एक पत्ता धूल से लदा हुआ है, और वो उसी हालत में बरसों से हैं। ऐसी जिंदगी जीनी है क्या? इससे अच्छा तो है कि वो मर जाए। बड़े उद्देश्य का मतलब ही यही होता है कि वो तुमको पूरा सोख लेगा। छोटा काम करोगे तो उसमें छोटी ऊर्जा और छोटा समय चाहिए, तुम उसको थोड़ा समय दे दोगे, काम पूरा हो जाएगा। अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? क्योंकि तुम तो तुम हो, और भीतर की तड़प और बेचैनी वो तो है ही है। और वो तब तक नहीं मिटते जब तक तुम तड़पने वाले को पूरी तरह झोंक नहीं देते। तड़प तो तभी मिटती है जब तड़पने वाला मिट जाता है। ये मिलता है अपने लिए। बोलो छोटी चीज है। लोग परेशान रहते हैं, खाली समय चाहिए, पर्सनल टाइम। मैंने लिखा था पर्सनल टाइम इज हेल। तुम्हारी जिंदगी की सबसे जो खराब चीज हो सकती है वो है खाली समय। पर्सनल टाइम माने क्या? क्या करोगे उसमें? काम ऐसा चुनो ना जिस काम में सारे ऊंचे से ऊंचे तत्व तो पहले ही निहित हो। तो ये थोड़ी फिर करना पड़ता है कि प्रोफेशनल काम गंदा है और पर्सनल काम अच्छा है। उदाहरण के लिए क्या करोगे पर्सनल टाइम में? जी मैं रीडिंग करता हूँ, मैं किताबें पढ़ता हूँ। काम ऐसा चुन लो ना जहां किताब पढ़ना काम का ही हिस्सा हो। अब पर्सनल टाइम क्यों चाहिए? नहीं, मैं पर्सनल टाइम में भाई थोड़े से जो मेरे अपने अच्छे संबंध हैं उन पर ध्यान देता हूं। तुम काम से ही सबसे अच्छा संबंध बना लो ना, तो फिर काम के बाद और संबंध नहीं तलाशने पड़ेंगे। क्या करते काम के बाद? पर्सनल टाइम क्यों चाहिए? वो मैं खेलने जाऊंगा। काम ही ऐसा चुन लो ना जिसमें जरूरी हो जाए शरीर को मजबूत रखना। अब तुम्हारा खेलना भी तुम्हारे काम का हिस्सा है।
क्योंकि खेलोगे नहीं तो काम नहीं कर पाओगे। तो अब ये नहीं कहोगे कि काम के बाद मैं पर्सनल टाइम में खेलने आता हूँ, अगर खेल भी रहे हो तो काम ही कर रहे हो। समझ आ रही बात? ये मिलता है स्वयं को, मेरा क्या ये है। ऊंचा लक्ष्य लगभग असंभव होता है, आपके जीवन काल में नहीं पूरा हो पाएगा। जिस समय भगत सिंह गए हैं उस समय अंग्रेजों की सत्ता बहुत बहुत मजबूत थी। वो कमजोर तो होनी शुरू हुई है 1938 के बाद से। भगत सिंह तो उससे बहुत पहले जा चुके थे। बहुत मजबूत थे अंग्रेज। ब्रितानवी सल्तनत का सूरज कभी नहीं डूबता था, कहने की बात थी। पहला विश्व युद्ध वो जीत चुके थे, दुनिया भर पे राज कर रहे थे। ये मुट्ठी भर क्रांतिकारी लड़के लड़के इनको भी व्यवहारिक रूप से बहुत अच्छे से पता था कि ऐसा तो नहीं है कि हम अंग्रेजों को भारत से भगाने में सफल ही हो जाएंगे। इन्हें भी पता था कि अपने जीवन काल में जो हम परिणाम चाहते हैं वो तो नहीं देख पाएंगे। बात अपने आप को झोंकने की है, बात प्रयास की है। ये नहीं देखना है कि परिणाम आए, फल आए और मैं उसको भोगूं या मैं उसको कम से कम देख पाऊं। उन्हें पता था हम नहीं देख सकते। ये इतनी बड़ी ताकत है कि इसके खिलाफ जीत की उम्मीद ना समझी है। जीत तो इनसे नहीं मिल सकती, किसी हालत में नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी जो करना है वो तो हम करेंगे और पूरी जान लगा के करेंगे। ये नहीं देखेंगे कि इसमें से मिला क्या, मेरा क्या। ऐसे देखोगे तो किसी को भी क्या मिल गया, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, आजाद, किसी को भी क्या मिल गया और नाम जोड़ दो। इनको तो फिर भी हो सकता है थोड़ी ख्याति मिल गई, और जिनकी अभी हम बात कर रहे थे जो गुमनाम है उनको क्या कुछ ख्याति भी नहीं मिली उनको तो। छोटे काम की पहचान ऐसे कर लेना कि उसमें तुम काम के बदले कुछ मांगोगे। जहां काम के बदले कुछ मांगने का जी करे, जान लेना वो काम छोटा है, क्योंकि मांगा तो हमेशा मुआवजा जाता है कि मैंने ये करा, बदले में मुझे कुछ दे दो। आशिकी में मांगा नहीं जाता ना। बड़ा काम वो होता है जहां जो कर रहे हो वही पुरस्कार है, वहां बदले में कुछ मांगा नहीं जाता कि व्यक्तिगत तौर पे मुझे क्या लाभ हुआ। क्या लाभ हुआ? कुछ नहीं, न लाभ हुआ न लाभ चाहिए था। यही लाभ हुआ कि लाभ की आकांक्षा ही मिट गई। मजा आया ना? देखो उसको मजा आ गया सुनने में। हो गई क्रांति। ऐसे ही शुरू होती है। जिस काम के बदले में कुछ मांगने का मन करे वो काम करने लायक नहीं है फिर, क्योंकि बहुत छोटा है। काम वो करो जिसमें अपने आप को ही दे देने का मन करे कि लो भाई यज्ञ है, हम अपनी ही आहुति चढ़ाई देते हैं, सब कुछ दिए देते हैं। मांगना तो कुछ है नहीं, ये चीज ऐसी है कि इसमें बदले में क्या मांगे। ये काम ऐसा है, इसको करने में ही आनंद है, अब और क्या मांगे। कितना तुम्हें अजीब लगे कोई क्रांतिकारी जाके कह रहा है कि मैंने क्रांति करी है, कुछ पैसे मिलेंगे। ये कितनी बेहुदगी की बात होगी। सुनने में हंस रहे हो, सोचो तो। आप क्रांतिकारी हो या नहीं इसका देख लो फिर कि निर्णय कैसे कर लेना है। क्रांतिकारियों को सोचो ना कि वो अब इंतजार कर रहे हैं कि सैलरी डे आ रहा है, क्रांति करिए तो पैसे भी तो आ ही रहे होंगे, या कुछ और चीज कि ढूंढ रहे हैं कि अखबार में आज नाम छपा कि नहीं छपा। पैसे वगैरह तो मिलते नहीं है, कम से कम शोहरत मिले। ये कोई क्रांतिकारी होंगे? हाँ, तो क्रांतिकारी ऐसे होते भी नहीं है।
और ना मैं शंकराचार्य हूँ, ना मुझे, तुम शंकराचार्य तो छोड़ दो, मैं आचार्य भी नहीं हूँ। शंकराचार्य तो बहुत आगे हैं। तो ये सब कि आप तो सारी लोकप्रियता लूटे जा रहे हैं, हमें तो कुछ मिला ही नहीं, ये भाव रहने दो। न लोकप्रियता चाहिए है, न कोई अपना झंडा ऊंचा करने का इरादा है। अब पैदा हो गए हैं, फंस गए हैं, तो कुछ तो करना है, तो ये कर रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि यहाँ से कुछ लेके जाना है। शरीर है, जन्म है, तो जो करा जा सकता है उसमें ढंग का वो कर रहे हैं। इरादा ये नहीं है कि यहाँ से और लेके जाएं, इरादा ये है कि जल्दी से जल्दी निपट लें। ये जो दुनिया है हमारी, ये ऐसी नहीं है कि यहाँ कोई आनंदित हो जाए और कहे मुझे 500 साल जीना है, हम तो यहीं टिके रहें तंबू गाड़ के। ये तो सजा जैसी बात है कि तुम निपट भी गए हो, उसके बाद भी तुम बचे हुए हो। कैसे? याद के तौर पे। मैं बहुत परेशान हो गया तो मैं वहाँ गया था, हुमायूं का मकबरा, दक्षिण दिल्ली में। मैं कहा मकबरा बनवाया इतना बड़ा, क्यों बनवाया है? फिर मैं उसके सामने खड़ा हो गया और मैं ऐसे करके खड़ा हो गया। समझो एक आदमी खड़ा है, दोनों हाथ ऐसे पीछे ओढ़ के। मैंने कहा इसलिए बनवाया है। जब जीवन बहुत अधूरा होता है ना, तो आदमी यहाँ तक कल्पना कर लेता है कि मेरी मौत के बाद भी मुझे सम्मान मिले। क्या आप, वो जो उसका बड़ा सा दरवाज़ा है, कि आप उसके सामने खड़े हो जाएं और यूं करके देख रहे हैं। ऐसा मिटना चाहिए, ऐसा मिटना चाहिए कि तुम्हारी स्मृति भी शेष ना रहे इस दुनिया में। पूरी तरह मिट जाओ, कुछ ना बचे तुम्हारा यहाँ पर। गायब हो जाओ, अचानक गायब हो गए, और ऐसे गायब हुए कि बस गायब। ऐसा होना चाहिए। तुम मुझसे पूछोगे मुझे क्या चाहिए, तो मुझे तो गायब होना है। मैं यहाँ नहीं चाह रहा हूं कि तुम उल्टी बात कर रहे हो, तुम बिल्कुल उल्टी बात कर रहे हो। और ये मैं आज से नहीं बोल रहा, ऐसे ही किसी ने बहुत पहले, कोई जो उसका जो कॉन्टेक्स्ट था वो भी आध्यात्मिक नहीं था। मैं गाड़ी चला रहा था, कोई था बगल में, पूछे जिंदगी से चाहते क्या हो। ऐसे गाड़ी चला जाते, मैंने कहा यही कि पूरे तरह से ही गायब हो जाओ, एकदम मिट जाओ, कोई निशान पीछे न बचे। वहां तुमको शक हो रहा है कि हमें अपना मकबरा खड़ा करना है, हैं? तुम कर लेना अपना। क्यों भाई? मौज में रिहाई मिल जाए, ये बहुत बड़ी बात है। इससे ज्यादा कुछ नहीं मांगा जाता। ठीक है, जब तक रहे कष्ट से बचे रहे, और फिर एक दिन चुपचाप विदा हो गए, इससे बड़ी बात कुछ नहीं होती, और इससे ज्यादा कुछ मांगते भी नहीं है। चलो, जो पहली ही लाइन है, ये जहां से भी ये लेख लेके आए हैं, वो पहली ही लाइन ऐसी है कि तुम्हारा होगा क्या सुन के। तो भगत सिंह को मिल गई फांसी की सजा, बटुकेश्वर दत्त को नहीं मिली। फांसी की सजा न मिलने पर बटुकेश्वर दत्त काफी अपमानित महसूस कर रहे थे। अब क्या करें? तुम क्या पूछ रहे? मेरा क्या? वो कह रहे हैं मैं ही रह गया, ये सब तो रिहा हो गए,
मुझे क्यों नहीं दी फांसी की सज़ा। वो बड़े अपमानित थे, उनका दिल टूट रहा है। तो भगत सिंह ने उनको सांत्वना में पत्र लिखा। तो भगत सिंह ने, हाँ, समझाने के लिए कि बेटा कोई बात नहीं, समझो कि वो लोग कैसे थे और हम छोटी छोटी चिंदी चिंदी बातों के लिए मरे जाते हैं। देखो ये लोग क्या है। इस पर भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त को एक पत्र लिखा। भगत सिंह ने पत्र में कहा, अब ये उद्धरण है विद इन कोट्स, वे दुनिया को ये दिखाएं कि क्रांतिकारी अपने आदर्शों के लिए मर ही नहीं सकते, बल्कि जीवित रहकर जेलों की अंधेरी कोठरियों में हर तरह का अत्याचार भी सह सकते हैं। कह रहा था ना, वो काम ऐसा है कि उसके लिए मरना पड़ा तो मरेंगे और जीना पड़ा तो जी भी लेंगे, बर्दाश्त कर लेंगे जीना। भगत सिंह ने उन्हें समझाया कि मृत्यु सिर्फ सांसारिक तकलीफों से मुक्ति का कारण नहीं बननी चाहिए। फिर काला पानी की सजा के तहत बटुकेश्वर दत्त को अंडमान की सेलुलर जेल भेजा गया। वहां से आगे का पूरा दे रखा है। उनको कैंसर हो गया बटुकेश्वर दत्त को, आज़ादी के बाद की बात है। जब उनको कैंसर हो गया तो उनके इलाज के लिए पैसे किसने दिए बताओ? भगत सिंह की माँ ने। और ये अभी आज़ादी के बाद की बात है। तो पंजाब के मुख्यमंत्री थे रामकिशन जी, तो उन्होंने कहा कि आपकी तबीयत इतनी ख़राब है, आप जा रहे हो, हम कुछ कर सकते हैं आपके लिए? तो बटुकेश्वर दत्त बोले, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा दाह संस्कार भगत सिंह की समाधि के बगल में करना। ये मांगा जाता है अपने लिए कि मौत में भी किसी ऊंचे की संगति रहे। ये मांगा जाता है। तुम पूछ रहे हो मुझे क्या मिलेगा? ये मांगा जाता है कि जब मरूं तो मेरा दाह संस्कार भगत सिंह के बिल्कुल बगल में करना। वो धोखा देके चला गया था मुझको। मैंने कहा था दोनों को फांसी मिलनी चाहिए, उसको मिल गई, मुझे नहीं मिली, कोई बात नहीं, अब मैं पकड़ लूंगा उसको, जहां वो लेटा है वहीं मुझे लेटा दो। ये मांगा जाता है अपने लिए। हुसैनीवाला में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की समाधि के बगल में बटुकेश्वर दत्त की समाधि है। ये मांगना कि जहां वो लेटा हो वहीं हम भी लेट जाए। Hmm?